इस प्रोग्राम में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ कामरान शाहिद। आज इतवार है और ऑब्वियसली कल मंडे है, और मंडे का दिन वैसे तो एक आम सा दिन है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में कल का दिन बहुत ज़्यादा तारीखी बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के एक और प्राइम मिनिस्टर को अदालत आलिया ने तलब कर लिया है, और तलब किया है उसी पुराने अकाउंट के ऊपर स्विस खत लिखने के मामले को लेके, जरदारी साहब को अकाउंट करने के हवाले से लेके, और जो पैसा पड़ा हुआ है मुबैना तौर पाकिस्तान का स्विस बैंकों में, उसको वापसी उसकी तलबी के मामले को लेकर पीपल्स पार्टी का स्टैंड इस पर बहुत क्लियर है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो अपने प्राइम मिनिस्टर को तो शायद अदालत में कल भेज दें, लेकिन वो ख़त शायद नहीं लिखेंगे। ये डेडलॉक अब की दफ़ा जो पाकिस्तान में शुरू हुआ, ये फ़ौज की वजह से नज़र नहीं आ रहा, ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से नज़र नहीं आ रहा। ये जो डेडलॉक है ये नज़र आ रहा है दो अहम तरीन इदारे यानी हुकूमत पाकिस्तान और अदालत आलिया के दरमियान एक जो कन्फ्रंट्रेशन है, उसका सबब हुआ ख़त है या पर्सनल ईगोज़ हैं, इसका मुझे नहीं पता। पीपल आर द बेस्ट जज, लेकिन मौजूद है। इसको अवॉइड किया जा सकता था ऐवान सदर की तरफ से भी, और बहुत से लोग ये कहते हैं जिनसे शायद मैं एग्री ना करूं कि अदालत की तरफ से भी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कल क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे हमारे असर हाजिर के अहम तरीन पॉलिटिशियन अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा जनाब शेख रशीद साहब से। शेख साहब, बहुत वार्म वेलकम करता हूँ आपको। मैं सारी बातें छोड़ के, इश्यूज़ तो बहुत से डिस्कस करने आपके साथ। कल जब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे राजा परवेज़ अशरफ साहब सुप्रीम कोर्ट में, तो आपके ख्याल में क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी उनसे? देखें, ऑफ कोर्स ये 17 जजों का फैसला जब इनके खिलाफ जा चुका है, तो 5 या 7 जज उसको एक डिफरेंट फैसला नहीं दे सक रहे। और यूसुफ रज़ा गिलानी जो आज कहीं नज़र नहीं आ रहे, सिंगल कॉलम खबर हैं, जो कि लीड स्टोरी थे, और जिनकी करप्शन का ये आलम था कि ख़ुद आसफ जरदारी ने ये फ़ैसला कर लिया कि इससे गेट रिड की जाए। मेरा ये सियासी सोच है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को, और अब जब जो फ़ैसला होगा, अगर राजा अशरफ को ये निकालने का फ़ैसला करती है सुप्रीम कोर्ट के वो ख़त लिखे नहीं तो घर जाए, तो मुमकिन है ये रेजिस्ट करें। उसके क्या नताइज बने? किस तरह रेजिस्ट करें? नहीं, मैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज को, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह SMS पे फैलाया जा रहा है, जिस वक्त ये फैसला लाया गया है, सुबह फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो डेट देती है, फैसला करती है, ये नहीं मुझे पता। ये मास्टर प्लान लोग हैं कि आज इन्होंने इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का जज इनका रिश्तेदार निकल आया है, और उसको SMS के ज़रिए सारे मुल्क में फैलाया जा रहा है, और अखबारों में भी उसका जिक्र हुआ है। बुनियादी बात यह है कि पैसे सबको पता है कि वहां नहीं है, हटा लिए गए, निकाल लिए गए। ये हमारे दौर में ही 2 इंक्वायरियां हुई थी, जो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, और यानी स्विस बैंकों से आप कह रहे हैं पैसे 60 पैनी नहीं है वहां पे। अच्छा, 60 पैनी नहीं है। ये मसला गंभीर करने के लिए इस मुल्क के, ये मुल्क नहीं चल रहा जी कामरान साहब, सॉरी टू से, ये मुल्क नहीं चल रहा। ये 12 से 15 हफ्ते में कल भी कह चुका हूं, बहुत अहम है। सियासी जमातों के पास 500 अरब रुपए का सिर्फ पावर सेक्शन में आपका डिफॉल्ट जा रहा है, 1 साल का 500 अरब रुपया। कोई इस मुल्क में है जो दर्द रखता हो कि मैं 30-28 अरब रुपए का रेवेन्यू छोड़ के आया हूं? 2-2.5 अरब रुपए की रोज महीने की टिकटें बिकती थी, 10 अरब नहीं रह गया। तमाम रेलवे की तनख्वाह बजट से जा रही है, तमाम रेलवे की तनख्वाह बजट से जा रही है। कोई जिस मुल्क में इदारों की तबाही पे कौम खामोश हो, अदारे खामोश हो, राजा परवेज अशरफ साहब ने या खत लिखना होगा या घर जाना होगा। टाइम लेना उनकी स्ट्रेटजी है। मुल्क इलेक्शन में भी जा सकता है और खून खराबे में भी जा सकता है। ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन शेख साहब, इलेक्शन तो आते हैं बाद में, खून खराबा और डिले किस तरह हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन है वो डिस्क्वालीफाई कर देगी प्राइम मिनिस्टर को। जरदारी साहब कोई जुलूस तो नहीं भेजेंगे? इलेक्शन की बात कर रहा हूं। इस मुल्क में अपोजिशन और इत्तेहादी सब इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन इस मुल्क में ऐसी सोच के लोग हैं जो कह रहे हैं कि तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर का फैसला ना माना जाए। ये एक शेख साहब, अगर आप अपने आप को एक लम्हे के लिए जरदारी साहब की जगह पे रखें और ये देखें कि 10 साल एक बंदा जेलें में भुगत ली, उसने, उसकी बीवी की क्या जेलें भुगत रही जी? क्या जेलें तो भुगती है ना बाबा? क्या उन्होंने कौमी सलामती के लिए जेलें भेजी करप्शन के चार्जेस में? क्या उन्होंने कोई ये सारा, जिस तरह एचएसोनियन है, जिस तरह इस मुल्क में गार्डोनियन है, जिस तरह रेवियन है, जिस तरह पटार, इस तरह अडालियन है। ये अडालियन ग्रुप है। ये चोरों, डाकुओं, बदमाशों, मुस्टंडों, कमीने लोगों का वो ग्रुप है जो अड्याले में से परवान चढ़ा है। इनकी कोई पॉलिटिकल थीम नहीं है, इनका कोई पॉलिटिकल साइज नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी ज़िया-उल हक का रेलवे मिनिस्टर था, कौम क्यों भूलती है?
क्यों कौम भूलती है कि यूसुफ रजा गिलानी जब गए इंटरव्यू देने के लिए तो डीजी थे हमीद गुल साहब, उन्होंने खुद मुझे ये वाकया सुनाया कि इसके इतने इतने बड़े बाल थे, तो मैंने कहा तू मजलिस शुरा का मेंबर बनने आया, तेरा हालत है मजलिस शुरा ली। तो ये नहीं कि कोई वहां बड़े 5 स्टार के फिर आए, वो नीचे से ही आप पारा से ही मशीन भरवा के आ गया गिलानी साहब आप पारे से ही मशीन भरवा के आ गया कि फौजी कट बन जाए उसका। सो इस मुल्क में लोगों की यादाश्त कमजोर है, उसका ये लोग फायदा उठाते हैं। ये एडालियन ग्रुप जो है ये इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है, मुल्क तबाह और बर्बाद होने जा रहा है। लेकिन सर प्रेसिडेंट साहब ये कहते हैं, जब वो मसनद सदारत पर आए थे उन्होंने कहा कि हमने बलूचिस्तान से लेके बाकी तमाम पॉलिटिकल राइवल्स जो थे उनसे खुद भी माफ़ी मांगी और उनको ही माफ़ कर दिया। तो वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस भी तो एक माजी लेके आए हैं जिसको अवाम ने माफ़ कर दिया, तो मुझे क्यों नहीं माफ़ करने को तैयार हो रहे हैं? वो उन इल्ज़ामात पे जो प्रूव ही नहीं अब तक हुए करप्शन के, शेख रशीद साहब या एनआरओ का जो सारा मामला है, अगर लॉजिकली देखा जाए उनकी जगह पे सोचे ना आप। गुजारिश ये है कि माफ़ करने के बाद इन्होंने कौन सा काम करना छोड़ दिया? 5 वजीर हफाजती, ये मेरा लफ्ज़ पहली दफ़ा मैंने अखबारों से सीखा है। मैंने जमानत ज़रूर सुना था कि बेल बिफोर रेस्ट, हफाजती जमानत में मखदूम साहब, शाहबुद्दीन साहब और कई साहबान के पिसर और कई लोग। क्या मसला है? क्या इन्होंने सबक सीखा कि करप्शन नहीं होनी चाहिए? क्या इन्होंने अपने मामलात को दुरुस्त किया? क्या इन्होंने अदारे चलाए? इस मुल्क में अदारों की तबाही का आलम यह है कि इन्हें IMF की तरफ जाना है, कीमत आपने और मैंने अदा करनी है। कोई बड़े से बड़ा मेरे साथ लोग आते ही नहीं मिनिस्ट्रियों में। आप इस्लामाबाद के स्टाफ से पता करें कि जिन जगह पे क्राइसिस है, आज CBR का चेयरमैन एक 18 ग्रेड का बंदा लगा दिया उन्होंने। यार खुदा का खौफ मुमकिन है वो बहुत अच्छा। लेकिन सर अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई है ना, देखें एक तो उन्होंने ये कहा कि दस्तूर को पढ़ के उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है, अदालत को जवाब दे नहीं है अपने अहकामात पर, अपनी काम करने और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें काम ही नहीं करने दे रहे, हम OGDC का चेयरमैन जिसको लगाएं अदालत कैसे हाय 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 ठहर जाएं। अगर मैं ये बताऊं कि OGDC का चेयरमैन 2 नंबर का, और जिनके घरों पे छापे पड़ने चाहिए थे, जिन लोगों के घरों पे छापे पड़ने चाहिए थे, उनको आपने OGDC का चेयरमैन बनाया पैसे ले लेकर। मैं तालीमी क्वालिफिकेशन पे नहीं कहता, मैं इशारतन कहता हूं, फिर लोग कहेंगे कि मैं बकवास करता हूं, आके ऐसी बातें करता हूं। इन लोगों के घरों पे छापे पड़ने चाहिए थे, उन लोगों को इन्होंने OGDC का चेयरमैन बनाया। अदनान के घर पे मैं ये कहता हूं, शेख रशीद, खुदा को गवाह बना के कहता हूं, शेख साहब ये सारे जेल, फिर कहूंगा तो फिर इस मुल्क में बहुत बड़ा नहीं, आपने इतनी बड़ी बात कही तो कोई वजह तो होगी। वजह मैं इतनी कहना चाहता हूं, मैं इज्जतदार आदमी हूं, किसी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं जिनके घरों में गिलानी साहब कोई क्वालिफिकेशन नजर आई होगी ना उसकी? कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। क्यों? हमारे शहरों में ऐसे लोग थे, अगर बाप रिश्वत करता था ना तो कहता था मेरी बीवी और बेटी को ना पता लगे, बेटे को ना पता लगे। मैं जिस दौर में सियासत में मैंने कदम रखा है, उस दौर में बाज बीवियां आके मेरे सराफा बाजार में लाल हवेली है कोई ऐसी खरीदारी करती थी तो कोई उनके ऑफिसर देते थे, लेकिन वो कहती थी कि किसी को पता ना लगे। ये ऐसे लोग हैं, इनके बैगेज से ही पता लग जाता था, जो ये लंदन गए, बेल्जियम गए, जितने जो इन्होंने मामलात किए हैं। क्या कहूं, गिलानी साहब की हुकूमत में, गिलानी साहब का वो MBBS थे ना, माँ बीवी बेटा सब करप्शन की दलदल में, और ये नहीं बचेंगे जेलों से। दुनिया तख्त पे मैं कह के जा रहा हूं, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, ये सारे 20-25 बच्चे जेलों में जाएंगे, इनके गिलानी साहब के सबके। देखें, पहले मैं सोचता था कि शायद ये नया दौर एक अच्छा पढ़ा लिखा कंप्यूटर का, एनर्जी का, सैटेलाइट का, ये तो दौर से तो इन्होंने नजायज फायदे उठाए। हमें क्या मिला है? देखें, वो उठाने का फायदा 12 चीजें गरीब आदमी को चाहिए, 12 की 12 चीजें सियासतदान ने माफिया कंट्रोल कर ली है। 12 के 12 चीजें, दूध से लेके, चीनी से लेके, चूजे तक, ये सियासतदानों की कीमत का फैसला एडमिनिस्ट्रेशन मारे ना इन पे छापे। TCP ने क्यों चीनी जो है इनकी पहले खरीद ली जब दुनिया में सारी चीनी कम हो रही थी जी? जब सारी दुनिया में टके सेर चीनी थी, इन्होंने शुगर मिलों की TCP ने चीनी उठाई। इसलिए चीनी उठाई कि ये अपोजिशन और हुक्मरान दोनों की शुगर मिले हैं। ये गंगू तेली की शुगर मिल नहीं है, शुगर मिल है अपोजिशन की, और अपोजिशन के मुतफिका हम ख्याल लोगों की, वो उन पर हाथ नहीं पड़ सकता। ये हमारे माई बाप हैं। बाहर ले, मैं आज कामरान साहब आपसे बात करता हूं, जो सियासतदान लूटी हुई दौलत बाहर लेकर गया उसको 10 पैनी भी नफा नहीं मिला।
बड़े बड़े सियासतदानों के 300-400 फ्लैट जो है बैंक ले गए हैं, बैंकों से जो उन्होंने डीलिंग की। बरकत नहीं हुई उसके अंदर, आप ये कह रहे हैं? जो इन्होंने कमाया हम लोगों को लूट के कमाया। लेकिन हजूर अभी वो तो बैंक से तो पैसे निकल गए ना, स्विस बैंकों से, वहां तो बरकत बहुत हो गई। स्विस को छोड़ें, बरकत तो हुई ना वहां पे। ये सारे लोगों के आगे फ्रंट मैन होते हैं। ये सारे लोग दुबई में डूब गए। ये सारे अरबों रुपया हमारे सियासतदानों का दुबई में डूबा है। अरबों रुपया हमारे सियासतदान का मैनचेस्टर और लंदन में डूबा है। अरबों रुपया। क्यों? इसलिए कि इन्होंने उस माल को छुपाने के लिए जहां इन्वेस्टमेंटें लगाई, जहां देखें अब कैसे है कि 4-4 हजार आदमियों के बांग्लादेश में यूनिट लग गए हैं, पाकिस्तानियों के सोमालिया में लग गए हैं, तंजानिया में लग गए। तो बिजली तो नहीं, तो बांग्लादेश ही जाना ना यहाँ से। सर यहाँ भी बिजली तो लग सकती है। क्या करें यहाँ पे? देखें आप बिजली क्या लगाना चाहते हैं यहाँ? अगर जितने आपने नोट छापे हैं मशीनों से, अगर ये आप मशीनों वालों को पैसे दे दें, लेकिन शेख साहब एक बात है माजरत के साथ, एक इसमें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने दौरे हुकूमत के लिए ना, एक डैम नहीं बन सका, बिजली के लिए एक मनसूबे का आगाज नहीं हुआ, तो ये हुकूमत कहती है हम करें क्या? ये 4 साल पे तो हम नहीं कुछ कर सकते ना। मुझसे नाराज हो जाएगी, कौम मुझे माफ रखे, तो इस कालाबाग डैम पे वाटर एंड पावर का मिनिस्टर भी ऑन बोर्ड नहीं था। उसने कहा कि मैं रिजाइन दे जाऊंगा। अच्छा, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि कालाबाग डैम पे हमारे दौर का मिनिस्टर वाटर एंड पावर ने कहा कि मैं रिजाइन, आप लेके जुतोई की बात कर रहे हैं? जिसकी भी नाम लेना तो मुनासिब नहीं था, लोग, मैं अक्लमंद लोगों से मुखातिब हूं, और पूरी कंपेन करके देखा कि सिंध में एक नफरत का वो मेयार था कि मुल्क में खाना जंगी हो जाती। तो सर फिर ये क्या करते हैं? अगर आपकी हुकूमत में मुशर्रफ साहब ने कुछ कर सके तो जरदारी साहब क्या सर करें? ये आईपीपीज को पैसे देते। अच्छा, आईपीपीज को तो दिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। कहां? सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया उसको। वो पावर, वो दूसरे लोगों को पैसे दिए, राजा अशरफ को दिए, फिर वो लाएं 5 सफ़े का लाएं जी, जरा 5 सफ़े की सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आई हुई है। नैब को हुक्म दिया है तहकीकात करने का। इंडिया में भी करप्शन है, अरबों रुपए की करप्शन है इंडिया में, बट वहां तहकीकात अदारे जो हैं उस पर कौम का एतमाद है। जिसकी तलवार थले कोई आता है, जिसकी तलवार थले कोई, यहाँ पाकिस्तान में बाहर चले जाते हैं, वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट भेज देते हैं, वहां से कुछ और भेज देते हैं। इस मुल्क में जो लूट मार का बाजार गर्म है। लेकिन शेख साहब इस बात को क्रेडिट दें, जरदारी साहब हर दफ़ा ये बात कहते हैं कि देखिए जी हमने अपने आप को सरेंडर किया अदालत के सामने, हमारा वजीर जेल में पड़ा है, उसकी बेल नहीं होती, हमारी पेशियाँ नहीं लगती, हमारे जो लगाए हुए अहदेदार हैं उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, हमारे वजीर मखदूम मीन फ़हीम उन पर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने बता दिया, पैसे वापस कर दिए। तो और क्या करे पीपल्स पार्टी हुकूमत? सर मेरे अकाउंट में 4 करोड़ भेजें ना प्लीज़, 10 करोड़ भेजें मुझे भी 1 किलो, मैं 500 किलो नहीं एफिडीन मांगता, $1 लाख की है, खुदा के लिए 40 किलो मुझे दिला दें तो क्या होगा? मैं पिछली 10-12 साल अगर जिंदगी या 10 दिन का नहीं पता, मैं गुजार लूंगा ऐशे इशरत से। ये सारे मोबाइल फोन अंदर लगे हुए हैं। अडयाला जेल जो है वो 5 स्टार जेल है। ये उनको भेजें वहां लोरा लाई में और खसदार में और मेमंद में, इनको पता लगे कि जिंदगी, ये रात को इनके आते हैं, पिज़्ज़े बन के आते हैं, 5 स्टार होटलों से आते हैं। आपकी बातें जी, मेरी जी बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये सारे केसेस जिस तरह आपने लाइटें लगाई हैं ना, सब सजे हुए हैं। मेमू गेट से लेके, हज केस से लेके, स्टील मिल से लेके, एफिडीन से लेके, ये 10-12 केस जो हैं, ये अभी आप ये ना समझें जिस दिन भी किसी ने आके फाइलें झाड़ी ना, ये सब अंदर होंगे, कलंदर और अंदर होगा, फाटक बड़ा खुलेगा और अंदर होगा। कलंदर पे भी ये बात याद आई कि आप जहाँ चले जाएं देही इलाकों में जहाँ आपका वोट बैंक बेसिकली है, वहाँ पर शेख साहब मैं पहले भी कई दफ़ा आपको अर्ज कर चुका हूँ, मेरी बात ना मानने को तैयार होते हैं ना आप, मैं समझा सकता हूँ आपको। मैं ये कहता हूँ कि आप जितनी बातें कर रहे हैं, आप ये चैनल्स इसको उठा रहे हैं, ये चल रहा है अर्बन एरिया का वोट कितना है हजूर। आप चले जाए झंग के दही इलाकों में चले जाए, मुल्तान के दही इलाकों में जाओ, गिलानी साहब को, मखदूम साहब को कुर्सी का वोट मिलता है, विलायत का वोट मिलता है, हजरत शाहरुखन रहमतुल्लाह अलैह, शाह जिवरा रहमतुल्लाह अलैह, इनकी गद्दी का वोट मिलता है। लोग धमाले डालते हैं उनके मज़ारों के ऊपर जाके, आपके पॉलिटिशियंस के। इन्होंने दोबारा जब वापस जाना है, करप्शन का तो मखदूम करप्शन कर ही नहीं सकता, गिलानी करप्शन कर ही नहीं सकता। ये लंबी बहस हो जाएगी। नहीं, लंबी बहस हो जाएगी। इस मुल्क में इनका तवीज इसलिए चल रहा है कि सांप के कांटे की दवाई मुयस्सर नहीं है। इस मुल्क में इनके तावीज़ इसलिए चल रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी के जाली टीके हैं इस मुल्क में। इस मुल्क में इनका मसला इसलिए चल रहा है कि टीबी की दवाई का असर नहीं हो रहा। इस मुल्क में ये सारे मामलात ऐसे चल रहे हैं कि इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा है। इनके मुंह से जो गिरता है वो हम खाते हैं। इनकी तरफ से लूट मार से जो बचता है, 20 लाख नौजवान पढ़ा लिखा तैयार है जी। कामरान साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं उर्दू मीडियम का आदमी हूं। आबादी की शरह देखें, जीडीपी देखें, 2-2.5% ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 2 भी पूरी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, ये 2 भी पूरी नहीं है।
और 20 लाख नौजवानों का रोजगार देखें। और इस मुल्क में कोई हेल्थ की पॉलिसी है? मैं 20 साल से 5 साल से मैंने हॉस्पिटल 410 बेड का लगाया, इन्होंने एक ऐड नहीं लगाई। सारा पैसा लाहौर में लग रहा है, सारा पैसा मुल्तान में लग रहा है, सारा पैसा उधर लग रहा है, नवाबशाह में लग रहा है। बाकी लोग हम किराए पे आए हैं, लूट मार है बलोचिस्तान में। सरहद में इतनी करप्शन है, इतनी करप्शन है कि जो लोग सरहद में अफसर लगना चाहते हैं वो इस्लामाबाद में आके कान पकड़ते हैं। ये नहीं हो सकता कि इस सारे निजाम को पाकिस्तान की तबाही पे देखें ना, इंटरनेशनल फोर्सेस इन्वॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, इंटरनेशनल फोर्सेस बलोचिस्तान में वो कह रही हैं कि हम यूएन कमीशन भेज सकते हैं। हम किधर सोए हुए हैं यार? हम किस चक्कर में लगे हुए हैं कि मेरे अकाउंट में कोई पैसे छोड़ गया? शेख साहब, फिर आपने ये मुझे इसका फिर भी हल मैं नहीं ये बताया कहता कि हूं वो कि जो लोगों की मेंटालिटी चेंज किस तरह होगी, जो धमाले डाल रहे हैं। इस कैमरे से चेंज होगी, इस कैमरे से चेंज होगी, इस कैमरे से चेंज होगी। और ये जहां जहां केबल पहुंच गई है वहां इलेक्शन रिजल्ट मुख्तलिफ होगा, जहां पीटीवी है वहां रिजल्ट शायद मुख्तलिफ होगा। शेख साहब, मैंने जम्मू हाली का दौरा किया मुख्तलिफ हलकों की, तो लोग मानते हैं कि उनको उनके हुक्मरानों को कुछ नहीं दिया, फिर भी वो कहते हैं वोट हमारी अमानत है और देंगे इसी को ही जो गद्दी पुश्ती चलता आ रहा है। अच्छा जी, ये तो मैंने खुद देखा है ना, जाके सैकड़ों लोगों से बात की है। इस मुल्क को अल्लाह ताला, इस कौम को तदब्बर दे, अल्लाह ताला नबी के सदक़े में इस कौम को फ़हम दे, वरना मैं इस कौम की तबाही पे, और ये तबाहियाँ जितनी थी ये सारे वही लोग थे जिनके तोते जहाज़ों में बैठ के आए, जो अंग्रेज़ों के टाउट थे, जो अंग्रेज़ों के दलाल थे, जो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाते थे, जिन्हों अंग्रेज़ों की खशनूदी, जसूसी और मुखबरी की वजह से लजपाल और घोड़ी पाल स्कीमें मिली। कहाँ से आई हैं ये घोड़ी पाल स्कीमें? इन्होंने को घोड़े पाल के पाक फौज को दी हैं, इन्होंने को कुत्ते पाल के डॉग सेंटरों को, पाकिस्तान के डॉग सेंटरों को दी हैं। ये उस वक्त भी अंग्रेज के टाउट थे, आज भी इक्तदार के टाउट हैं। ये बगावत, इनकलाब की राह की सबसे बड़ी यही निशानी होंगे। बिलाखिर ये भी लोग जब भूख और नंग से दो चार होंगे, सबसे पहले ये जो इन्होंने मजहबी खौफ बनाया हुआ है, खुदा के खौफ से ज्यादा, जिसके दिल में खुदा का खौफ है वो खुदा से डरता है, वो खुदा को सुपर पावर मानता है। जिसके दिल में किसी और का खौफ है वो छोटी छोटी सुपर पावरों से डरा फिरता है। इक्तदार की सुपर पावर है उसके लिए सब कुछ। शेख साहब से व्यूअर्स बात जारी है। एक बात मैं ऐड कर दूं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है करप्शन के हवाले से। पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं जहाज़ में सफ़र कर रहा था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, उनके साथ बात करने का मौका मिला 1 to 1। तो मैंने उनको बताया कि जी, उन्होंने मुझसे पूछा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कि आप बताएं मुल्क की मामलात कैसे चल रहे हैं। मैंने कहा हुजूर, करप्शन का बड़ा परसेप्शन है आपकी हुकूमत के हवाले से। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं। मैंने कहा मैं ज़ाती गवाह हूँ, आपकी हुकूमत के एक आला तरीन ओहदेदार ने, बहुत आला तरीन ओहदेदार ने, जिसका नाम ज़बान ज़द-ए-आम है, उन्होंने मुझसे कहा बुला के होटल में कि जी आप ये 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं, इसके अंदर ठेके लेके आएँ करोड़ों के नहीं अरबों के, तो कमीशन जो है वो ओहदेदार हुकूमत का और मैं 50-50 कर लेंगे। मैं कहा सर आप आज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बिठाएं, इंक्वायरी कमेटी बिठाएं, तो मैं आपको उनका नाम दूंगा। तो अगर कोई गैरतमंद प्राइम मिनिस्टर हो किसी भी मुल्क का, उसको ये बात बताई जाए, कोई सहाफ़ी बताए या कोई जर्नल, जिस तरह मैंने बताई है, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उसी वक्त जहाज़ तो रुकवाना नहीं चाहिए था, लेकिन खड़े भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरा हाथ पकड़ कहना चाहिए था हुजूर उसका नाम बताएं, इंक्वायरी कमेटी में भी बिठाता हूँ। उनकी तो रात की नींद जो है वो उड़ जानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने मुझे बड़े कैजुअल वे में कहा कि कामरान साहब ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, आहिस्ता 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 करप्शन ख़त्म हो ही जाएगी। ये मेरा ज़ाती वाक़या है। इस पर मैं जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और जिन्होंने कहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला तरीन ओहदेदार वो भी जानते हैं। इस मुल्क में करप्शन कब ख़त्म होगी ये तो सवाल का जवाब इनके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ का जवाब मेरे पास है कि हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेख रशीद साहब से मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि इमरान खान और ये मिल के क्या कर सकते हैं, या सिर्फ टीवी के कैमरे के सामने ये और इमरान खान आके बातें कर सकते हैं और आवाम तक इनका मैसेज पहुंचना तो बड़ी दूर की बात, सरायत भी नहीं कर सकता। प्रोग्राम वापस आते इस ब्रेक के बाद। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी बातों से आप एतराज़ करें, उन पर इकरार करें या ना करें, एग्री करें या ना करें, लेकिन एक बात मानने वाली है कि कुछ इदारे ऐसे थे जो इनके दौर में भी बचे रहे, जिनमें एक रेलवे का इदारा था, PIA भी ठीक चल रही थी। आज जब मैं मुवाजना करता हूँ डिक्टेटरशिप के दौर का इस दौर से, तो आप यकीन करें अफसोस होता है कि इस हद तक हालात ख़राब हो चुके हैं कि पिछला दौर जो है वो बड़ा ही सुनहरा नज़र आ रहा है। जो कि इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी बात थी कि एक डिक्टेटर जो है वो रूल करे मुल्क के ऊपर, लेकिन इस हुकूमत ने जो है जो पोजीशन कर छोड़ी है इस मुल्क की, करप्शन से लेके बाकी पुअर गवर्नेंस तक सारे मामलात को, हेल्थ हो या वो रेलवे हो या वो PIA हो या वो दूसरे डिपार्टमेंट्स हो, तो वो जो बुरा तरीन दौर भी है, डिक्टेटोरियल दौर भी है, वो भी अच्छा लगता है। शेख रशीद साहब ये बात सही है?
बिल्कुल। देखें, 30 अरब रुपया हमारा अर्निंग रेवेन्यू था टिकटों से रेलवे में 30 अरब रुपया, 28 से 30 अरब रुपया, 10 अरब रुपया भी नहीं है। हमने 24 नई ट्रेनें चलाई इसी अमले से, इन्होंने 124 बंद की हैं। बलोर साहब क्या कर रहे हैं? बलोर साहब समझ नहीं है, बरतानिया की ट्रेन है, वो बादशाह खान के कॉल के तहत इसको तबाह कर रहे हैं कि हर चीज बरतानिया की। इनको ये पता ही नहीं है बलोर साहब को कि ये पाकिस्तान रेलवे, अब ये ब्रिटिश रेलवे नहीं है। वो उसी चक्कर में अभी तक वो पुराने दौर के गए बादशाह खान जी, क्योंकि खुद तो कभी ट्रेन पे बैठे नहीं। बादशाह खान 3rd क्लास में गरीब आदमी बैठा करता था। अब जो एक नई ANP है, ये अमेरिकन नवाज ANP है। अच्छा, ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस ANP है। मैं एक दफा वजीर था, मैंने एक जलसा बता दिया कि मैं ऑनेस्टली बता दिया जनाब अली के 5000 भी नहीं था। मुझे किसी ने कहा जी आप 5000 कहते हैं, आप 25,000 भी कह सकते थे। क्या 5000 जलसा? लोग, अच्छा, ANP के जलसे में। फिर मैं समझ गया कि ओहो, ये तो चोरों के साथ सारा समा ही मिल चुका है। ऐसा क्यों हुआ? ANP आपके ख्याल में? ANP प्रो अमेरिकन लॉबी, क्योंकि ये सारी गवर्नमेंट सूबा सरहद के मामलात जो थे वो डिलीवर नहीं हो, अब भी नहीं हो रहे। कौन कराएगा इलेक्शन यहां सूबा सरहद में? अब अदारों की बात कर रहे थे, फिर मैं कहीं और निकल जाऊंगा। क्या आला स्टील मिल का अगर उस वक्त बिक जाती, सुप्रीम कोर्ट ने चार्ज लगाया बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ी नेकी हो जाती। क्योंकि मैंने सुना था वो जिसने ली थी वो भागने को तैयार फिर रहा था। सर जी, कितने लॉस में उसके लिए थी, हुकूमत के हक में हुई थी। ऐसा ही है शेख साहब? देखें, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, आज जितनी तनख्वाहें जा रही हैं, अगर सब्सिडी ना दे फाइनेंस मिनिस्ट्री, देखें आप डिक्टेटर कहते हैं, मुल्क को चलाना जरूरी है ना। ये मुल्क सियासतदानों से और जमहूरियत से नहीं चल रहा। लाओ मैं आपको दस्तखत करके दे दूं, बचा लें आप मुल्क में। आज पहली दफा दुनिया, कभी मैंने नहीं कहा कि मुल्क को खतरा है, पहली दफा कह के जा रहा हूं इस दुनिया के प्रोग्राम में कि मुल्क की सालमियत को खतरा ला कर उठो लोगो, निकलो लोगो, बचाओ अपने बच्चों को, छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को आजाद मुल्क छोड़ के जाओ। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश हो रही है और इख्तदार के भूखे जो हैं इख्तदार से चिमटे रही। अनपॉपुलर, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश गवर्नमेंट इस मुल्क को तबाह करने के दाने, और ये इकोनॉमी से डिजास्टर होने जा रहा है। सारा ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी जीती है, गिलानी साहब का बेटा जीता है। एक मैं आ रहा ना ज़िमनी इंतखाब, इसलिए मैं आ रहा कि मैं ज़िमनी इंतखाब, मैं लियाकत बाग में जलसा कर रहा था और लोग जो है जहां भी जलसा कर रहे थे, पाकिस्तान में आप इंतखाब, असम्बलियां, सारे मामलात से बाहर निकलें। आप जिस जमहूरियत का सुबह शाम रोना रो रहे हैं, ये जमहूरियत मेहमान अदाकार साबित होगी। ताहिरुल कादरी को ले आए, वो इलेक्शन के सिस्टम बिलीव ही नहीं करते, वो उनको ले आए। देखें ये सारे लोग जो या फौज को ले आए, देखें फौज को लाएं या ना लाएं, इस मुल्क को बचाएं, वरना फौज भी नहीं बचेगी। सुन ले फौज मेरी बात। मैं जनरल कियानी साहब को दुनिया टीवी के चैनल से पैगाम दे रहा हूं कि फौज को बचाना भी उनकी जिम्मेदारी है। अदारे तब देखें 5-10 साल हो गए हैं फौज जो है जी हालत जंग में, 10 साल हो गए हैं। मेरे ऐसे यंग ऑफिसर दोस्त हैं जो 4-4 दफा हार्ड टाइम कर चुके हैं। जिसके सेन में बच्चा हो छोटा सा, वो चाहता है कि उसको गोदी ले, उसको प्यार करे, उसको स्कूल कम से कम वैन पे बैठाए या ट्रक पे बैठाए जाने के लिए। 4-4 दफा पाकिस्तान के यंग ऑफिसर हार्ड जॉब कर चुके हैं, हार्ड एरिया में। पाकिस्तान की तारीख में एक हार्ड जॉब के बाद दूसरा हार्ड जॉब नहीं होता। और जो -25 और 30 में बैठे हुए हैं और जो वहां बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने, आप देखें कि जिस मुल्क में वो हालात पैदा कर दिए गए हैं कि मैं कल होटल में रात को खाना खा रहा था, वहां फैमिलीज थी मुख्तलिफ, वो रोई नहीं मेरे पास आके। फौज की फैमिली? ऑफ कोर्स फौज की फैमिली थी। क्या कह रही थी? मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, वो रोई नहीं मेरे सामने, वरना वो मुझे कह रही थी कि शेख साहब हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, कुछ होगा कि नहीं होगा। ये हाई जेंट्री की आर्म फोर्सेस की बेगमात मुझे कह रही थी कि शेख रशीद इस मुल्क का क्या बनेगा। मैंने कहा बहन घबराओ नहीं, ठीक होगा, और मेरा ईमान है ये ठीक होगा। मेरा ईमान है, जिस तरह मेरा खुदा और रसूल और कुरान पे ईमान है, इसी तरह मेरा ईमान है ये मुल्क, मैं रहूं ना रहूं, मैं जिंदा रहूं ना रहूं, ये पाकिस्तान जिंदा रहने के लिए बना है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब आज मौजूद हैं। शेख साहब, आप मिल भी जाएं, इमरान खान पावर में आ भी जाएं, अमेरिका को किस तरह काउंटर करेंगे? जंग तो उसी की फौज लड़ रही है ना, आज की नहीं आपके दौर से लड़ रही है। देखें, या आप आवाम के साथ मिल जाएं, दो चीज़ें हैं, या हाथ आसमान के साथ लगा लें या पाँव ज़मीन के साथ लगा लें। 2 हफ्ते हम अमेरिका के साथ लगाते हैं, 2 हफ्ते हम ज़मीन पे लगाते हैं। मेरे नज़दीक में एक वक्त आ गया कि अमेरिका ने हमें मार कर लिया है, वो समझ गया है उसकी। देखें हमारी जो हाई टेक है, देखें हमारे एयर फोर्सेस में, सलाम पेश करता हूँ अफजल को,
जिसने अकेला 12 मिनट मुकाबला किया दहशतगर्दों का अटक पे, कामरा पे। मैं उसको सल्यूट करता हूं यहां आपके प्रोग्राम से कि एक नौजवान ने, ताकि लोग दूसरे, ये किन चीजों को तबाह कर रहे हैं जो इस मुल्क की सलामती की जामन है, और ये यकीनन पाकिस्तान के हसास इलाकों पे तो तालिबान कर रहे हैं ना सर, ये तो जरदारी नहीं कर रहे। मेरी बात सुने, इसको जरा गहराई में देखें। पाकिस्तान में जो लोग जिद्दोजहद आज़ादी में शामिल थे, जब उनका रास्ता रोक दिया गया, कश्मीर की आज़ादी में शामिल थे, दूसरी जगह शामिल थे, उन्होंने हमें या हमारी फोर्सेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब इस वक्त जो आलम है कि पाकिस्तान तो चले ना, हर अदारा चले, क्या पीआईए चल रहा है, एक अच्छा आदमी है। मेरा आपसे एक सवाल है, ये सवाल आपने कभी मुशर्रफ साहब से उठाया? क्योंकि सारा अलायंस तो उस दौर में बना, कियानी साहब उसी का तसलसल है, डीजीआईएसआई थे, क्योंकि ऊपर से तो नहीं आ गए, जरदारी तो साहब तो ऊपर से आ गए ना, एकदम आ गए, वॉर ऑन टेरर ज्वाइन कर लिए। मुशर्रफ के दौर में 4 एयर अटैक हुए, ड्रोन, या 6 हुए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि डोमाडोला और दूसरा उनके पास था। पहली दफा जब कौन सा इलाका था जहां चाइनीज के वो मारे गए, जो उनके लीडर थे, उस वक्त पता लगा कि सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है। अब तो सूरत हाल ये है कि विंडो ओपन कर दी गई है कि जिस वक्त आए जहां तक इमरान खान की आप बात करें, लेट मी क्लैरिफाई इट, लोगों को बड़ी तकलीफ है। एक क्लिप बार बार दिखा रहे हैं सारे चैनलों पे। कामरान साहब, मैं कोई आपका जो लाइन्स हुआ इमरान खान के साथ, उसमें बड़ी तनकीद की जा रही है। राइट, ठीक है, मैं कुछ शामिल होता तो उसका कितना बड़ा रिएक्शन होता, वो शायद उस पार्टी बाहर आधी निकल आती। पाकिस्तान में सियासत, नोबडी कैन बीट द एक्सपीरियंस। पाकिस्तान में सियासत पर अनकरीब ऐसा वक्त आ रहा है जो जान हथेली पर लेकर निकलेगा, लाइक इमरान खान, वो जा सकता है शुमाली वजीरिस्तान, कैंसिल कर दिया उन्होंने जनूबी वजीरिस्तान को। तो अच्छा, मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल से मे बी, आई डोंट नो, मैंने तो आज भी उनका बयान पढ़ा है कि मैं जाऊंगा। नहीं, फिर जा रहे होंगे। मैंने तो ये बयान पढ़ा है। पाकिस्तान में अब एक पॉलिसी मेकिंग, जो एक बहुत बड़ी यूथ जवान है, बहुत बड़ी यूथ जवान है, अगर ये 13-14% वोट ज्यादा पोल हो गए, नहीं वो तो हो गए, लेकिन शेख साहब वही यूथ पीटीआई की नाराज हो गई आपके उनके साथ अलायंस करने की वजह से। कोई नाराज नहीं। अच्छा, मेरे देखो, हमें तो बात है इमरान खान को बड़ा टफ टाइम मिल रहा है, इमरान खान साहब को अपनी पार्टी। मैं कौन सा शामिल हुआ? ये सिर्फ बता दीजिए मुझे, क्या कंट्रीब्यूट करेंगे आप इमरान खान साहब जैसे रेवोल्यूशनरी लीडर के विजन के अंदर? शेख साहब कुछ कोचिंग करेंगे? मैं अपने से बड़ा काम नहीं कर सकता। क्या करें, कुछ तो करेंगे। मैं अपने डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट के इलाके में 10-20, मैं देखें, मैं ऐसी वादा करूं कि मैं कराची, पिंडी से लाहौर तक मेरी रानी तोप मार कर सकती है। ठीक है। मैं अगर कहें कि मैं कराची में जाके हैदराबाद या जाम शोरो या नो, सो मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं। मैं जहां उनकी काम के लिए काम आ सका, मैं इंशाअल्लाह ताला 10-20 हलकों में काम आ सकता हूं। नोबडी कैन बीट द एक्सपीरियंस। तो इमरान खान साहब को एक्सपीरियंस कोचिंग देंगे आप बेसिकली? नहीं, मैं उनकी हेल्प करूंगा अगर कर सका, कल का अल्लाह को पता है। इमरान खान साहब कितना आपके, जब से आपने ज्वाइन अलायंस हुआ है दो पार्टीज का, कितना वेटेज देते हैं आपकी बात को? देखिए, मैंने तो अभी उनसे, उसके बाद मैंने कोई मुलाकात नहीं की। मैं उनके लिए, मैं तो उनको सहूलत देना चाहता हूँ, कुशन देना चाहता हूँ। डोंट वांट, मैं एक छोटी पार्टी का लीडर हूँ, छोटी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, 2.5-3 साल हो गए। सो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे हालात में पार्टियों के अंदर डेफिनेटली रिएक्शन होता है। जो लोग उनके साथ 20-20, 25-25 साल से लगे हुए हैं, लेकिन 4000 कैंडिडेट चाहिए। 400 कितने कैंडिडेट हैं? आप सियासी पेशन गोइयां करते हैं, मैं आपसे एक बड़ी ऑनेस्ट बात पूछना चाह रहा हूँ। बड़ी आपने ऑनेस्टी से बात करनी, क्योंकि वो अगर बात गलत साबित होगी तो आपके तजर्बे के ऊपर सवाल आएगा ना। कतई नज़र इस बात के कि इमरान खान साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आपके जहन में या दिमाग में और दिल में, आपके ख्याल में कितनी सीटें कैटर कर लें? क्योंकि यहाँ परसेप्शन ये उभर रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो नून लीग को तो शायद थोड़ा बहुत डैमेज करेंगे, लेकिन उससे जरदारी साहब को फायदा हो जाएगा अगले इलेक्शन में। आम जनरली ये आवाज़ पॉलिटिकली तो ऐसा महसूस होता है, लेकिन मैं एक तारीखी वाकया 6 नवंबर 1968 का आपको सुनाना चाहता हूँ। भुट्टो साहब का, भुट्टो साहब का, कि भुट्टो साहब ने भी इसी तरह मुझसे पूछा। आई वाज प्रेसिडेंट पॉलिटेक्निक, जिस तरह मैंने पूछा है, जिस तरह आपने मुझसे पूछा। ये तो कमाल हो गया। उन्होंने क्या पूछा आपसे? यही सवाल, सेम क्वेश्चन। अच्छा, सेम क्वेश्चन। एक अखबार के बारे में उन्होंने बात की, उनका ख्याल था कुछ अखबार से मेरा बड़ा तल्लक है। मैंने कहा सर जी, वो आजाद लोग हैं, बड़े अखबारों से तल्लक हो, लेकिन बड़े अखबार करता वही है जो उसकी। और फिर उन्होंने पूछा कि उनकी पार्टी क्या कर सकेगी। राइट, उन्होंने मुझे पूछा, मैंने बढ़ा चढ़ा के बताया। मैंने कहा जी 50 to 60 सीट्स। अच्छा, तो गुस्से में आ गए। आपने भुट्टो साहब से कहा कि आपको 50 to 60 सीट्स मिलेंगी। राइट, दैट वाज माय गेस। उन्होंने एक वेटर को बुलाया, दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, 7 के 7 वेटरों ने कहा जी हमारी जान लगती है। अच्छा, ठीक है जी, हमारे तो जी बच्चे भी भुट्टो साहब आप पे कुर्बान है। उसने कहा आई विल स्वीप।
मैंने कहा आई विश। सो वक्त साबित किया मेरी 82 सीट्स मिली उनको आई थिंक, पता नहीं जितनी भी मिली वेस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट में तो एक भी नहीं मिली उन्हें। मैंने उनको ये बात बताई, उसने कहा आई विल स्वीप। स्वीप नहीं किया उन्होंने, सही है। तो अब इमरान खान साहब के मतलब क्या कहते हैं? मैं समझता हूं ये इलेक्शन जो है वन साइडेड होंगे। किस तरह? पंजाब में लोग फैसला करेंगे जाके। पीपल वांट टू गेट रिड दिस रूलिंग पार्टी एट एनी कॉस्ट। दे विल डिसाइड इवन इलेक्शन पोल, दे विल डिसाइड विद द कैंडिडेट्स, और इस दफा ये गलत कैंडिडेटों को नहीं देंगे। और मुझे यकीन है कि जब इलेक्शन का समा बंधेगा, देखें अभी तो इलेक्शन, लेकिन शेख साहब अगर कैंडिडेट टू कैंडिडेट जाएंगे ना, तो इमरान खान साहब हर जगह तो खड़े हुए नहीं है। तो वो कैंडिडेट जो इससे पहले भी पिटे हुए कैंडिडेट्स हैं, मैं नाम किसी का लेना चाह रहा, डिफेम्ड पॉलिटिशियंस हैं, जो जिनके नाम के साथ कोई लैंड ग्रैबिंग का लगा हुआ है, जो शायद तहरीक इंसाफ में हो या दूसरी पार्टीज में भी हो, वो उनको तो अवाम उससे वैलिड करेगी। किस्म के लोग हैं ना, दिल्ली की जामिया मस्जिद के लिए इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे। लेकिन आप तो कह रहे हैं इनकलाब लेके आ रहे हैं ना। मैं इनकलाब की बात पे अगर हम नहीं लाए तो कोई और लाएगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, एक सवाल मेरे ज़हन में गूंज रहा है बार बार, आपने आर्मी की बात कर दी। आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनमें रिजेंटमेंट पाई जाती है, जंग इतनी प्रोलॉन्ग होगी। आई एम सॉरी, मैं टॉपिक दोबारा वापस ले आया उस तरफ। देखें आर्मी के सोल्जर से इस लेवल, आपने कहा कि बेगबात ऑफिसर्स की उन्होंने आपसे कहा ना कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, वो मुल्क की फिक्र है, इस हुकूमत के बारे में। देखें जितना प्रेशर जनरल कियानी ने रेजिस्ट किया हुआ है, मैंने अपनी सियासी तारीख में किसी चीफ को इतना प्रेशर रेजिस्ट करते नहीं देखा हुआ। लेकिन सर अब ये फौज वो फौज नहीं है, वो पुरानी रॉयल आर्मी जो है। शेख साहब, शुमाली वजीरिस्तान में तो ऑपरेशन करने जा रही है पाकिस्तान आर्मी। देखें आर्मी बार बार कह रही है कि हम नहीं करने जा रहे। अगर चले गए फिर क्या होगा? देखें अगर गए तो ऐसे ही जाएंगे जैसे जनूबी वजीरिस्तान में गए थे। अच्छा, टच करके आ जाएंगे वापस? नहीं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। आप कह सकते हैं, मैं पाकिस्तान की फौज के लिए और पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ जज्बात रखता हूँ। नहीं करेंगे क्या? देखें वो बेवकूफ लोग नहीं है। अगर उनको अमेरिका भी तो बेवकूफ नहीं है सर, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की फौज से लड़ने जा रहा है, पाकिस्तान के मामलात में उलझने जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ पहला अड्डा, पहला मोर्चा बलूचिस्तान में लड़ेगा। सो बलूचिस्तान दुनिया ए आलम का सबसे हसास तरीन इलाका बनने जा रहा है आइंदा महीनों में। और आइंदा महीनों में बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सलामती और कौमी मामलात के बहुत सीरियस इशू खड़े हो सकते हैं और इंटरनेशनल उसमें मुदाखलत हो सकती है। बस आखिरी कुछ मिनट्स रह गए प्रोग्राम में आपके साथ। कल राजा परवेज़ अशरफ साहब जब जाएंगे, ऑब्वियसली तारीख पड़े या फैसला हो जाए, वो प्राइम मिनिस्टर अगर फारिग हो जाएंगे, अगर स्विस कोर्ट को खत नहीं लिखते, लेट्स सपोज स्पेकुलेशन जमशेद दस्ती आपके प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये ज्यादा मुनासिब बात है या इससे मुनासिब बात ये कि कोर्ट जो है वो आगे तक टाल दे बात? इलेक्शन बन जाएगा, जीरा ब्लेड बन जाएगा। हैं जी, मैं कहता हूं जी और भी इससे डिग्रेड कर दें, जमहूरियत को इतना डिग्रेड कर दें कि जमहूरियत लोगों के लिए एक ऐसा नाम रह जाए कि जमहूरियत के नाम मजाक किया जाए। क्या इस मुल्क में आपने कोई पॉलिसी देनी है? क्या जीडीपी 2 पॉइंट या 2.5 पॉइंट में ले जाके और इतनी नहीं, ये तो हुकूमत कह रही है ना, और क्या करेगी हुकूमत? ये तो हुकूमत कह रही है ना हमें काम करने दें। सर हुकूमत को तो किसने रोका 4.5 साल? किसने रोका? एनआरओ केस की समाअत ने रोका हुआ है उनको। और सर जी ये समाअत तो इन्होंने इस तरफ लगाए रखा, उधर से अपने ब्लेड लगाए रखे। इधर ये बता रहे हैं कि सुप्रीम, उधर से उन्होंने ब्लेड, ये बोरी पे ब्लेड मारते हैं, सुआ नहीं मारते, ये बोरी पे ब्लेड मारते हैं कि नरी इस मुल्क नोटों की। और क्या? अच्छा। देखो इस मुल्क में जितनी करप्शन इस 4.5 साल दौर में हुई है, 60 साल दौर में नहीं हुई। आपके कंटेम्प्रेरी है जरदारी साहब। इसकी वजह यह है कि जिस जमाने में आप सियासत में चाहे नवाज शरीफ साहब के साथ थे, उस जमाने में जरदारी साहब पीपल्स पार्टी में थे और उस वक्त भी वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बात की आती थी, कभी कोई 10% का इल्ज़ाम, कभी किसी डील का इल्ज़ाम। आज जब आप एनालिसिस करते हैं, क्योंकि सारा कुछ जरदारी साहब ही कर रहे हैं ना, ये पीछे तो ब्रेन तो वही है उनका। आज मैं पढ़ा था कि जेल के जो फांसी के कैदी हैं उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। आज एक सज़ा माफ़ करने के बावजूद एक फांसी का मुजरिम है जिसने 7 साल बच्चे को कत्ल किया, उसकी प्रेसिडेंट हाउस ने फिर जो है माफ़ी कर। आपके ख्याल में क्या मेंटालिटी है जिसको लेके एवार सदर में जरदारी साहब सारे मामला चला रहे हैं, ख्वाह स्विस केस का, वो मेंटालिटी क्या है? क्या वो समझ आई है आपको साइकोलॉजी प्रेसिडेंट हाउस की, सदर पाकिस्तान की? आप तो बड़ा पुराने साथी है ना, राइवल्स। देखें जब आदमी शायरों के साथ बैठता उठता है उसको काफ़ी और रदीफ की समझ आती है। जब कोई मौलवियों के साथ बैठता है वो दीन और हदीस और फ़िक़्ह और दरस निज़ामी की समझ रखता है, राइट। जब कोई और मंतक और फ़िलासफ़र के साथ बैठता है वो फ़लसफ़े और मंतक की बात करता है। जब सारी ज़िंदगी आपकी एक बड़ी जवानी क्रिमिनोलॉजी में गुजरी हो
क्रिमिनल्स के साथ गुजरे हैं। और वहाँ अडियालियंस, जब मैं कहता हूँ इस पर किताब लिखी जाएगी कि अडियाला से कौन कौन से लोग रहा हुए इनके हुक्मरान बनने के बाद, निसार गुजर से लेके अलबाश तक, अलबाश से लेके सरदार रजा तक, कोई डॉलरों के केस में था। ये एफिडीन केस, लेट मी से, ये अडियाला से ये सोच लेके आए। अंदर जो ड्रग में सजा याफ्ता थे, जब सजा हुई उनको दुनिया में पता था किस चीज का क्या रेट है। उन्होंने इनके बच्चों के जरिए, अपनी मनपसंदा कंपनियों के जरिए मोनोपोली की, लॉबिंग की, वो लाइसेंस हासिल किए। जब एक आदमी ने लाइसेंस किया, दूसरे ने कहा मुझे भी देते हो, नहीं तो मैं जा रहा हूं मीडिया में, तीसरे ने कहा मुझे भी दे। ये इतना बड़ा रैकेट बनेगा, इतना बड़ा इस इलेक्शन में, जिस तरह इंडिया में गांधी को बुफर गने लेकर चली गई, इस तरह ये केस। लेकिन अडियाला से जो लोग निकले वो वही मेंटालिटी लेके निकले ख्याल में, कैदियों वाली। ये सारे देखें ना, पर अगला भी अगर कोई आया प्राइम मिनिस्टर तो अडियाला जेल की लिस्ट देखनी पड़ेगी, कौन कौन ये इकट्ठे थे वहां पे। आपके लिए एक ही पैगाम है जरदारी साहब को, आप जितना बोलते रहे उनके ऊपर, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। आपने जो चाहे किया, जेलों में डाला, ये किया वो किया, जमहूरियत इज द बेस्ट रिवेंज। खुदा करे ये रिवेंज कॉमन मैन से, पाकिस्तान से और इस्लाम से न लिया जाए, अपनी ज़ात से लिया जाए, अपनी ज़ात के लिए सोचा जाए। जिस दिन आप इस तरह की सोच लेके आएंगे, अल्टीमेटली मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ, इस मुल्क में बड़े बड़े लोग जो कब्रों में आबाद हैं, वो यही सोचा करते थे ये मुल्क हमारे सर पे चल रहा है। जो 6 या 7 लाशें या 5 लाशें नोडेरों में पड़ी हुई हैं, वो इससे बहुत बड़े आदमी थे, वो बहुत बड़े आदमी थे। जो घर के सेन से 300 गज पे मारे गए और 3 घंटे लाश पड़ी रही, वो खूनी और नस्ली आदमी थे। एक वक्त की बादशाहत जो है, जो मुल्क को तबाही और इस्लाम को ख़तरे में और कौमों को तबाही और बर्बादी के दहाने पे पहुँचा दे, उस पर सोचना चाहिए कि फ़ायदा क्या और नुकसान क्या। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। शेख रशीद साहब हमारे भी सामने थे, आपके भी सामने थे। हमारा आज का प्रोग्राम था पाकिस्तान किस सूरत हाल से गुजर रहा है। हमारी कोशिश रहती है आपको बताते रहें, ख्वाह वो फील्ड में जाके रिपोर्टिंग करें या सेट से रिपोर्टिंग करें। और शेख रशीद साहब के जो ख्यालात हैं और बातें, उनसे आप एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन उनका एक ओपिनियन है जिसको लोग सुनते हैं, इसलिए हम आपके सामने पेश करते हैं। मुझे नेक्स्ट वीक तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।